आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त, जो कि एक कहानी है और जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। बच्चों, आप यह पाठ मेरे साथ पिछले 4 भागों में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने 3 भागों में तो इस पाठ की कहानी पढ़ी है, बच्चों की नादानी को जाना है कि 2 प्यारे प्यारे जो छोटे बच्चे थे केशव और शाबा, उन्होंने किस तरह की नादानी की, क्या किया, वह सब आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसके भाग 4 में आपने इस पाठ पर ही आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए थे और आज आप मेरे साथ इसके भाग 5 में भाषा की बात करने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ही पसंद का विषय है। भाषा की बात यानी हमारी व्याकरण की बात। देखते हैं आपके लिए भाषा की बात में आज कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कौन सा विषय आया है। चलते हैं। पहला प्रश्न भाषा की बात में, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए, आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो बच्चों, आज आपका पहला प्रश्न आधारित है सर्वनाम पर। सर्वनाम आप वैसे तो पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सर्वनाम के बारे में, उसके भेद के बारे में और जो विशेष रूप से बात हो रही है हमारी पुरुषवाचक सर्वनाम की, उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि सर्वनाम जाने बिना यह प्रश्न हल करना बहुत ही मुश्किल है। और आज सर्वनाम पढ़ने के बाद में, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ने के बाद में आपको कभी भी कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जहाँ कहीं भी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम दिखेगा आप तुरंत ही उसको पहचान लेंगे। चलते हैं सर्वनाम की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वनाम हम किसको कहेंगे, क्या होता है सर्वनाम। सर्वनाम हम किसको कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर काम आए या संज्ञा के बदले हम उसको प्रयुक्त कर सकें, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, उसका आदि। अब चलते हैं भेदों की तरफ। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद? देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। चूंकि बच्चों आज अपना जो प्रश्न है वह पुरुषवाचक सर्वनाम पर आधारित है, इसलिए आज हम अपना पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके भेद जानेंगे। चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। किसे कहेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वक्ता खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बताता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे मैं और हम, इनके द्वारा वक्ता खुद के बारे में बताता है। तुम और आप, इसमें वक्ता श्रोता के बारे में, श्रोता हम किसे कहेंगे? जो कि हमारी बात सुन रहा हो, वह ये श्रोता के लिए आता है। यह, वे, ये किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात होती है उनके लिए आता है। तो बच्चों देखिए, मैं और हम में हम अपनी ही बात करते हैं। वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलता है, अपनी बात कहता है, उसे हम वक्ता कहते हैं। तुम और आप, इसमें वक्ता श्रोता से बात करता है, श्रोता के बारे में बताता है। और यह, वह, ये, वे, इसमें हम किसी और अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ उदाहरण। देखिए, मैं घर जाना चाहती हूँ, इसमें वक्ता किसके बारे में बता रहा है? खुद के बारे में। किस शब्द के द्वारा बता रहा है? मैं शब्द के द्वारा। तू कहता है तो ठीक ही होगा, इसमें वक्ता किसके बारे में बता रहा है? श्रोता के बारे में, यानी जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है उसके बारे में। किस शब्द के द्वारा? तू शब्द के द्वारा। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें किसकी बात हो रही है? किसी और व्यक्ति की बात हो रही है, वह शब्द के द्वारा। तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसमें देखिए तुम कौन हो गया हमारा? तुम, जो कि हमारी बात सुन रहा है। आप क्या कर रहे हो?
आप भी कौन हो गया हमारा श्रोता। यानी इन शब्दों के द्वारा हम अपने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पहचान सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में बात व्यक्ति की होती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। बताते किसके बारे में है? व्यक्ति विशेष के बारे में बात होती है, वह व्यक्तियों पर ही आधारित होती है। अब हम चलते हैं इसके भेद की तरफ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहा जाए? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है वह उत्तम पुरुष होता है। यानी जिसमें वक्ता सिर्फ अपनी अपनी बात करे, अपने अपने बारे में ही बताए, वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे देखिए, मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, इन सारे वाक्यों के द्वारा, इन सारे शब्दों के द्वारा जो अपना वक्ता है वह खुद के बारे में ही बताता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं मेरे बारे में बताऊंगी, मुझे यह खाना पसंद है तो यह भी मैं मेरे बारे में ही बता रही हूँ। यह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। उत्तम पुरुष में वक्ता खुद की ही बात करता है, खुद के ही बारे में जानकारी देता है। देखते हैं उसके उदाहरण। मैं जयपुर में रहती हूँ, मुझे विद्यालय जाना पसंद है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। बच्चों देखिए इन तीनों शब्दों को, इन तीनों शब्दों के द्वारा मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। चलते हैं अगले भेद की तरफ, जो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है बच्चों? इस सर्वनाम में प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। यानी इस सर्वनाम में क्या होता है? जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा होता है हम उसके बारे में ही बताते हैं, उससे ही बात करते हैं। यह हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू। बच्चों इन शब्दों के द्वारा हम सुनने वाले के बारे में ही बात करते हैं। देखते हैं इसके उदाहरण। तुम मुझे पसंद हो, तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, आप बाजार से सामान लेकर आओ। बच्चों देखिए इन तीनों शब्दों में बात किससे हो रही है? जो हमारी बात सुन रहा है, कह बकता रहा है, लेकिन वह किसके बारे में कह रहा है? जो कि हमारी बात सुन रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम। तुम, तुमको, आप। तीनों वाक्य यह बता रहे हैं कि सामने हमारे कोई व्यक्ति है और हम उससे बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। चलते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद की तरफ, जो है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है वह अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। इसमें क्या होता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है? वक्ता खुद के बारे में बताता है। मध्यम पुरुष में वक्ता सामने वाले यानी जो व्यक्ति उससे बात कर रहा होता है उसके बारे में बताता है। और अन्य पुरुष सर्वनाम में वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो कि यहाँ उपस्थित नहीं है। किन शब्दों के द्वारा करता है? यह, वह, वे, ये आदि, जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उदाहरण देखिए, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। वह कौन? वह जो कि उपस्थित नहीं है। बात हमेशा 2 व्यक्ति करते हैं, एक बोलता है, दूसरा सुनता है। और यहाँ पर ना तो बोलने वाले की बात हो रही है, ना सुनने वाले की बात हो रही है, यहाँ तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। चलते हैं अगले उदाहरण। उसका सपना एक दिन पूरा होगा। किसका? वक्ता या श्रोता का? नहीं, जो तीसरा व्यक्ति है, बात उसकी हो रही है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। उन सबको यहाँ लेकर आओ। किन सबको? वक्ता को नहीं, श्रोता को नहीं, उन सबको जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों आपने मेरे साथ पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद पढ़े। अब विश्वास है कि आपने आज पढ़ने के बाद में अगर आपकी पाठ्यपुस्तक में कहीं भी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से पहचान सकेंगे। अब अपन हल करते हैं अपना सवाल, जिसमें अपने को क्या करना है?
तीनों प्रकार के उत्तम पुरुष सर्वनाम के नीचे हमें गोले लगाने हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं। एक दिन दीपू नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? अब हमने पूरा ये जो गद्यांश है यह पढ़ लिया। अब हम इसमें से अपने पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे, ढूंढेंगे कौन कौन से हैं। देखिए पहली लाइन, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। बच्चों, क्या आपको पहली लाइन में, पहली पंक्ति में पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई भी उदाहरण नजर आया? कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द नजर आया? नहीं, पहली लाइन में पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई भी इसमें उदाहरण नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। चलते हैं अगले लाइन की तरफ। तभी उन्होंने देखा एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। बच्चों ढूंढो, देखो, पहचानो कौन सा है। यहाँ पर आ रहा है उन्होंने और यहाँ पर आ रहा है उनकी, यानी कौन सा वाला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम का? अन्य पुरुष सर्वनाम, यानी किसी तीसरे की बात हो रही है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा। यहाँ पर देखिए वापस आ गया अपना उसने, बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। वक्ता खुद के बारे में बात कर रहा है। क्या आप यानी जो उसकी बात सुन रहा है उससे बात हो रही है। मुझे यानी मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, कुछ खाने को दे सकते हैं। तो बच्चों, क्या आपने भी इन्हीं शब्दों पर गोला लगाया है जिन पर मैंने लगाया है? देखते हैं कौन कौन से हैं ये शब्द। पहला था उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप और मुझे। अगर बच्चों आपसे इन सर्वनाम के भेदों के बारे में भी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है। तो अपने उन्होंने, उनकी और उसने, ये तीनों अपने कौन से वाले पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं? अन्य पुरुषवाचक। कौन से हैं ये? है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें मैं और ये मुझे, ये अपने कौन से वाले पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और बच्चा कौन सा अपना? आप अपना कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष। मैं बच्चों आपको एक बार वापस से बताती हूँ। उत्तम पुरुष सर्वनाम में वक्ता अपनी ही बात करता है, अपने बारे में बताता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम में वक्ता श्रोता के बारे में बात करता है। और अन्य पुरुष सर्वनाम में वक्ता उन व्यक्तियों के बारे में बात करता है जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो बच्चों, आपने यह प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर लिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भाषा की बात में अगला प्रश्न है, पढ़िए। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। रेखांकित शब्द यानी ये तीनों शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? बच्चे की, सब्जी की, अंडे की, कि ये तीनों कैसे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। विशेषण के भेद पढ़ा चुकी हूँ, विशेषण की परिभाषा, विशेषण की प्रकार, यह सब मैं आपको अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको याद आ रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि मैं आपको गुणवाचक विशेषण पढ़ा चुकी हूँ। और गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग इत्यादि के बारे में पता चलता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें 4 गुणवाचक विशेषण लिखने हैं और विशेषण लिखकर उनसे वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों, यह काम तो आपके लिए बहुत आसानी है, क्योंकि आप यह पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपके लिए भी 4 गुणवाचक विशेषण ढूंढे हैं और उनसे वाक्य बनाए हैं। चलते हैं। पहला है ईमानदार, मोटी, मीठा, मधुर। ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं और इनसे बने हुए वाक्य इस तरह है। नीरज ईमानदार लड़का है।
हो गया ना वाक्य। मोटी, रीना मोटी है, यानी मोटी किसकी विशेषता है? रीना की। इसके रूप रंग काठी के बारे में पता चल रहा है। मीठा है, सेब मीठा है, सेब का गुण पता चल रहा है कि सेब कैसा है, तो कौन सा विशेषण का उदाहरण है? अपने गुणवाचक विशेषण का। मधुर, शीला की आवाज मधुर है, आवाज की विशेषता पता चल रही है, तो अपना कौन सा उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण। बच्चों मैंने तो यहाँ पर ये 4 लिए हैं, आप कोई अन्य भी ले सकते हैं और इससे संबंधित और भी वाक्य जो आपको पसंद है वह आप बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कौन सा है अगला प्रश्न, कौन सा व्याकरण का विषय आया है उसमें। देखिए भाषा की बात में अपना तीसरा प्रश्न है। केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबराकर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। रेखांकित शब्द यानी ये 5 शब्द आपको ध्यान से देखने हैं। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, क्योंकि ये बताते हैं कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। यानी ये जो शब्द हैं इनसे हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी काम हुआ है, कोई भी क्रिया हुई है, वह कैसे हुई है, क्रिया का ढंग पता चल रहा है, क्रिया का तरीका पता चल रहा है। अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। यानी बच्चों जहाँ अपने को ये कर वाले शब्द दिखाई दे तो अपने को तुरंत पहचान कर लिखना है। क्या लिखना है? कि यह कौन से शब्द है? हमारे क्रियावाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है बच्चों। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि ये जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है यह हमेशा अपनी क्रिया से पहले आते हैं। देखिए जैसे कहना अपनी क्रिया है, कहना से ठीक पहले झुंझलाकर आया है। कर वाला शब्द लगा हुआ है जो कि हमें यह बता रहा है कि हमारी जो क्रिया है वह कैसी है। यानी केशव ने जो कुछ भी कहा वह कैसे कहा? झुंझलाकर, यानी गुस्से से। देखिए बोलना अपनी क्रिया है, कैसे बोला है? वह रोनी सूरत बनाकर बोला है, तो यहाँ भी अपना रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उठना है कि वह कैसे उठा है? घबराकर उठा है, तो यह कौन सा है? अपना रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रश्न में अपने को क्या करना है? 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। यानी अपने को ये जो 5 हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं इनसे हमें 5 वाक्य बनाने हैं। और बच्चों यह तो आपके लिए बहुत ही आसान काम है। कौन कौन से वाक्य बना सकते हैं हम? देखते हैं। पहला है झुंझलाकर, सीता की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई। दूसरा है बनाकर, बनाकर से हमने बनाया है माँ खाना बनाकर चली गई। घबराकर, शोर सुन वह घबराकर खड़ा हो गया। टिकाकर, राम ने अपने सामान को दीवार से टिकाकर रख दिया। गिड़गिड़ाकर, राम ने गिड़गिड़ाकर शाम से माफ़ी मांगी। बच्चों यह 5 वाक्य तो मैंने बनाए हैं। आपको कोई और वाक्य पसंद है, आपके दिमाग में कुछ और वाक्य आ रहे हैं, तो आप ऐसे और वाक्य भी बना सकते हैं। तो बच्चों आज आपने मेरे साथ नादान दोस्त पाठ का भाग 5 पढ़ा, जिसमें आपने मेरे साथ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के पूरे भेद पढ़े, उनको पहचाना, उनको सीखा, साथ में गुणवाचक विशेषण का दोहरान किया और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जाना। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर कहीं से भी कोई भी प्रश्न इन विषयों पर आधारित आता है तो आप बहुत ही आसानी से इनको हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम अगले भाग में देखते हैं क्या पढ़ेंगे। आप सोचिए, आप देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।